नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 18 जुलाई के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा ने राज्य निर्वाचन आयोग को नैनीताल के तैनात एडीएम विवेक राय की जांच करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो कोर्ट में जवाब देते समय अंग्रेजी में नहीं बात कर पाए थे। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर बहस के दौरान ये वाकया घटा था। इस आदेश को निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रा और जस्टिस एनवी अंजरिया ने जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। संबंधित पार्टियों को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है। इधर जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देने में संवैधानिक कारण है और अब इस पर बहस छिड़ गई है कि आईएएस ऑफिसर ने आखिर क्यों कोर्ट में इंग्लिश नहीं बोला और इस पर जो बवाल छिड़ा है, इस पर क्या राय है, देख लीजिए इस वीडियो में। बट जी, हाई कोर्ट ने कहा था कि अंग्रेजी नहीं आती तो उसको 4 हफ्तों में देखें और जांचें। ऐसे अधिकारी को चुनाव का अधिकारी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्टे किया है। किस तरह रहा है केस पूरा? नैनीताल जिले के श्री कैंची धाम तहसील में एक गांव है बुधला कोट। बुधला कोट में कुछ शिकायतें ये थी कि कुछ बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़ गए हैं। इस शिकायत को लेकर के एक आकाश बोरा नाम के व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। माननीय न्यायालय उस पर सुनवाई कर रही है। अभी उस पर 28 जुलाई की तारीख थी, जो उस दिन छुट्टी होने की वजह से अब 1 अगस्त के लिए वो केस निर्धारित है। इस मामले में सुनवाई के दौरान समय समय पर आदेश पारित हुए और पूर्व में माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश किया था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करें कि किस आधार पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन होता है। पिछली सुनवाई में वो शपथ पत्र भी आ चुका था। उसके बाद संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। माननीय न्यायालय ने उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए कहा। दोनों न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने सारे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय उनके द्वारा रखे तथ्यों से संतुष्ट नहीं था, तो माननीय न्यायालय ने पुनः आदेश किया कि मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त दोनों इस प्रकरण को देखें और अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करें। अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई की निर्धारित हुई थी। साथ ही सुनवाई के दौरान जब माननीय न्यायालय ने अपर जिलाधिकारी महोदय से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया, जिस पर माननीय न्यायालय ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में बोल तो नहीं सकता हूँ, अंग्रेजी समझता हूँ। इस पर आपत्ति जताते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था कि मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त इस बात का भी परीक्षण करें, क्या एक अधिकारी जो अंग्रेजी भाषा को नहीं बोल सकता है, क्या वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कर सकता है। तो इस पूरे आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुज्ञा याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित हुई थी। 28 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 3 जजों की खंडपीठ ने उस आदेश के क्रियान्वयन में अभी फिलहाल रोक लगा दी है और अब अनुज्ञा याचिका में सारे पक्षकारों को नोटिस आ गए हैं। अगली सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब विचाराधीन है। राज्य निर्वाचन आयोग गया था क्या सुप्रीम कोर्ट? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार सहित जो भी उसमें अधिकारी जो पक्षकार थे उनकी तरफ से वो विशेष अनुज्ञा याचिका योजित हुई है। आर्टिकल 348 जो संविधान का है उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वर्किंग के लिए। हालांकि उसमें तो पार्लियामेंट की भी लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, बट यह है कि बाद में उसको बदला गया। बट उसमें प्रोविज़न भी है, अगर गवर्नर चाहें तो उसमें बाय नोटिफिकेशन क्षेत्रीय भाषा को उसमें स्थान दे सकते हैं इंग्लिश के अलावा। पर ऐसा एक ड्यू प्रोसेस है और एट द अर्लीस्ट इसमें 1950 में ही राजस्थान हाई कोर्ट में ये परमिशन मिली थी। उसके बाद 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अगर इस तरह का किसी भाषा का चयन होना है तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ज़रूरी है। 1965 के बाद 1969 में स्टेट ऑफ यूपी में ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी यूज़ हो सकती है। और उसके बाद फिर ये बिहार और मध्य प्रदेश में भी 71 और 72 में ऐसा नोटिफिकेशन हुआ।
तो कुल मिला के ये इतनी हाई कोर्ट हैं जिनमें हिंदी के लिए परमिशन है। बाकी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश प्रोवाइड करने का एक रीज़न है कि जो हमारी जो उच्च न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय है, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि सभी पूरे देश से उसमें लॉयर, जजेस सब रहते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज़ किया जाए। और इसके लिए 2012 में तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, इन सभी ने अपनी-अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए परमिशन मांगी थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया 2014 में। तमिलनाडु ने तो उसमें दोबारा परमिशन मांगी थी, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर मना कर दिया। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन अभी है नहीं। तो अगर भाषा इस तरह की नहीं है, तो जिस तरह से हमारी कोर्ट ने ऑर्डर किया, अधिकारियों के लिए भी क्या बाध्यता है इन सारी चीज़ों को लेके? हमारी कोर्ट में हालांकि इतना ही था कि अभी इस इशू को एग्जामिन किया जाएगा कि अगर कोई ऑफिसर आके कहते हैं कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, तो इस इशू को एग्जामिन किया जाएगा। हालांकि वो ऑर्डर भी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है, बट इंग्लिश बोलना आर्टिकल 348 में कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया है कि क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है और उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज किसी दक्षिण के राज्य से उत्तर में कोई आते हैं जजेस, तो उनको इंग्लिश में कन्वीनियंस रहता है। अब कल को हमारे हिंदी भाषी राज्य से कोई दक्षिण में जाएंगे लोग, तो उनके लिए फिर ज़रूरी है कि फिर वो तमिल सीखें या कन्नड़ सीखें, तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रखा गया है। इसमें कोई इमोशनल इशू नहीं है, इट्स ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा तीनों अलग-अलग चीज़ हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सब बोलते हैं, हमें गर्व है। और राजभाषा यूनियन की और 2009 के एक्ट से उत्तराखंड की राजभाषा भी हिंदी है। बट राष्ट्रभाषाएँ 22 हैं। आर्टिकल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं, 22 भाषाएँ हैं और हिंदी उनमें से एक भाषा है। तो ये इश्यू है।